हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कंप्लीट रिवीजन करते हैं इस समरी लेक्चर के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, और इनमें कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो ऑर्गन है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा हम सब जानते हैं, वो है फ्लावर। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लावर की बात की गई है। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा फ्लावर। फ्लावर को हम डिटेल में मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसे रिवाइज करना, तो मैं इस डायग्राम से ही रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले एक फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट होती है, जिसके अंदर उसकी स्टॉक डंडी को पेडिसल कहते हैं, बेसल स्वॉलन पार्ट को थैलेमस कहते हैं। इसी थैलेमस पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम 4 व्हर्ल्स होते हैं। कैलिक्स के अंदर आती हैं सेपल्स जो डार्क ग्रीन कलर की है, प्रोटेक्ट फ्लावर्स इन द बड स्टेज। कोरोला के अंदर आते हैं पेटल्स जो ब्राइटली कलर्ड है और अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स वगैरह को फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोइशियम की यूनिट होती है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर, जिन्हें अभी ऑफ कोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोइशियम की यूनिट जो है वो है कार्पल या पिस्टल, जिसके अंदर आता है स्टिग्मा जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, देन स्टाइल जो लॉन्ग स्लेंडर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी है, एंड बेसल पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर ही होगा ओव्यूल। फ्यूचर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बनेगी फ्रूट और ओव्यूल्स बनेंगे सीड, और सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट। ये हमने एक बेसिक फटाफट से रिवाइज करा। यानी अगर हम बाहर से अंदर देखें या अंदर से बाहर देखें तो क्या क्या है, इनर टू आउटर है गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम, देन कोरोला, एंड आउटर मोस्ट है कैलिक्स। सो ये हमने सारी बात कर ली है। अब आइए हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 गैमीट फॉर्मेशन विच वी विल रिवाइज, एंड नंबर 2 गैमीट का ट्रांसफर, जिसमें हम पॉलिनेशन, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन के पहले तक जो कुछ भी होगा। चलिए आइए तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं मेल पार्ट को। हमने इसमें पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो है स्टेमन। स्टेमन एक लीफ है, पत्ती, मॉडिफाइड पत्ती, यानी इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन के अंदर फिलामेंट होता है और एंथर, 2 पार्ट्स होते हैं। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस और पेटल से कनेक्टेड होता है। फिलामेंट लॉन्ग है, थिन है, स्लेंडर है, दुबला पतला है, और इसका फर्टिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, स्टेराइल पार्ट है। नाउ यहां पर है एंथर। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट। एंथर को अगर हम और डिटेल में कट सेक्शन करके देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा। तो आइए अब हम एक एंथर बनाते हैं। एंथर हम जानते हैं इस तरह का हमें मिलेगा, यानी हर एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं, 1 लोब एंड 2 लोब, यानी एंथर होता है बाय लोब्ड, यूजुअली बाय लोब्ड। जैसे मालवेसी फैमिली में सिंगल लोब मिलता है। ईच लोब के अंदर 2 थीका है, 2 दीवार है, यानी एंथर है डायथीकस। और 1 लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक और के अंदर फिर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी टेट्रा स्पोरेंजिएट। इन्हीं के अंदर स्पोर मदर सेल्स मिलेंगे जिनसे स्पोर्स बनेंगे, फिर पोलन ग्रेन, मेल गैमीट, वो सब कहानी होगी। अब एंथर और फिलामेंट के बीच में होता है कनेक्टिव, सो दिस इज द कनेक्टिव। नाउ एंथर के अंदर ये वाली पूरी एंथर की वॉल है। एंथर की वॉल की अगर हम बात करें तो एंथर की वॉल में ये है सबसे आउटर लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। इसे हमने कहा था एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर्ड होगी, हमने इसे दादाजी कहा था अगर आपको याद हो। इसके बाद आएगी एंडोथीसियम, जिसके सेल्स एक्चुअली वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। जब एंथर फटना है, डहीसेंस होना है, ये भी सिंगल लेयर्ड है बिलो एपिडर्मिस, इसे कहते हैं हम एंडोथीसियम। इसे हमने पापा के बराबर कहा था। उसके बाद 1 to 3 लेयर्ड, 1 से लेके 3 लेयर्ड तक मिलती है मिडिल लेयर्स। 1 to 3 लेयर्ड इज द मिडिल लेयर्स, जिसे हमने अंकल जी कहा था, याद है, 1 to 3 लेयर्ड। इनका काम है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन को, रिजर्व फूड को स्टोर करना।
और जो सबसे अंदर की लेयर है, जिसे हमने आंटी चाची कहा था, ये वाली लेयर टपाटप टपाटप, यानी दिस इज टेपिटम। तो आउटर टू इनर एंड इनर टू आउटर पूछते हैं। टेपिटम लेयर जो है ये डेवलपिंग पोलन्स को नरिशमेंट देगी, ये नरिशमेंट देगी, और बाकी की जो आउटर की 3 लेयर्स हैं ये इस एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पोलन ग्रेन्स वगैरह है, उनकी रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन, और एंथर जब फटेगा यानी एंथर डहीसेंस में इनका रोल होगा ना। ये जो पूरा पार्ट है अंदर वाला, इसे हमने कहा था ये पूरा का पूरा तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये सारा भरा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू, यूनिफॉर्म पूरे सेल्स हैं, ये सब कुछ डिप्लॉइड है, 2n है। सो दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स जो मियोसिस करेंगे उन्हें ही हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां तक सब कुछ 2n है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2, यानी टोटल मियोसिस जब होगा तो उससे 4 बच्चे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो पहले टेट्राड के फॉर्म में होंगे। तो इनसे बनेगा माइक्रोस्पोर का चौगड्डा यानी टेट्राड, माइक्रोस्पोर का टेट्राड। टेपिटम से कैलेज एंजाइम आएगा जो इस कैलोज बैंड्स को तोड़ेगा, और अब ये हमें 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। सो 1 मम्मी से बने 4 माइक्रोस्पोर्स, और बहुत सारी मम्मियां होती हैं, सारे माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मम्मियां। ठीक है, नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप करेगा, डिवाइड नहीं, डेवलप करेगा, और ईच हर माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स बनेंगे, यानी टोटल 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे 1 मम्मी से। यानी पोलन ग्रेन्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, और इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोलन की मम्मी यानी पोलन मदर सेल भी कहते हैं। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, इससे बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर और उससे डेवलप होंगे 4 पोलन ग्रेन्स। और यही रीजन है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसका एक और नाम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं इसीलिए हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कहा, बट इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो इसे ही पोलन सैक भी कहते हैं, पोलन सैक। ठीक है, नाउ ये जो पोलन ग्रेन है यही अब मेल गैमीट बनाएंगे, यानी इन्हीं कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। दिस विल बी फॉर्मिंग द मेल गैमीट, सो दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। तो ये बात हमने करी स्टेमन की, एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम के अंदर स्टेमन, स्टेमन के अंदर फिलामेंट, एंथर, एंथर की वॉल, एंड एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन। अब आइए हम इस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। डन। सो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि स्पीशीज में कितने नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, एवरीथिंग एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, पोलन सैक, लाइन ऑफ डहीसेंस, वो सब हमने देख लिया है। दिस ऑल वी हैव स्टडीड। ये आप देख सकते हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, स्पोरोजीनस टिश्यू, टेपिटम, everything we have studied already. This also we have studied. टेपिटम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और पॉलीप्लॉइडल होती है। बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं हर सेल के अंदर, ताकि बहुत सारा डीएनए, बहुत सारा आरएनए, उससे बहुत सारा प्रोटीन बने, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। ये भी सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये भी आपको सब कुछ बता दिया है। ये पोलन ग्रेन्स जब एंथर डहीसेंस होगा तो कैसे रिलीज हो रहे हैं उसको भी हमने देख लिया। अब पोलन ग्रेन जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप्स, कलर, डिजाइन्स के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर। ये भी बात हमने की थी कि अलग अलग पोलन ग्रेन में एक्चुअली 2 लेयर्स होंगी, हमें पता है। सपोज ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है अभी सिंगल, ये इंटाइन है और ये एक्साइन है। तो पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स हैं, इंटाइन जो कंटिन्यूअस लेयर्स है, इनर लेयर है, और ये पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की, यानी सेल वॉल की तरह है।
और आउटर वाली जो है इसे एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन की बनी है। स्पोरोपोलिनिन हम जानते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन टिल डेट, और स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन के कारण ही पोलन ग्रेन के फॉसिल्स बनते हैं। उसी के कारण पोलन ग्रेन किस फॉर्म में वो डिपॉजिट हुई है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू विच स्पीशीज दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन बिलोंग्स टू, राइट। चलिए, तो अब आइए हम पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। पोलन ग्रेन हम जानते हैं गोल है, स्फेरिकल है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। इंटाइन, एक्साइन, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फॉसिल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये भी हमने बात कर ली है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। चलिए, अब आइए हम पोलन की बात करते हैं। तो सपोज करो ये अभी एक पोलन ग्रेन है, ये इसकी इंटाइन है और ये एक्साइन है, ठीक है। देर आर प्लेसेस वहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उसे जर्म पोर कहेंगे। जर्म पोर जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, यहीं से इंटाइन विल कम आउट एज पोलन ट्यूब लेटर ऑन। तो 1 मम्मी से 4 माइक्रोस्पोर बने, 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बने। अब हर पोलन ग्रेन में 2 माइटोसिस होंगे। फर्स्ट माइटोसिस होगा जो एसिमेट्रिकल होगा। जब वो एसिमेट्रिकल होगा यानी 1 बिगर सेल बनेगा, 1 स्मॉलर सेल बनेगा। सपोज ये बिगर वाला सेल है, इसे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं। पोलन ग्रेन ही पूरा हैप्लॉइड है, तो ऑफ कोर्स ये भी हैप्लॉइड होगा। ये बिगर सेल है, इसका इर्रेगुलर सा न्यूक्लियस होता है। इसी के अंदर वो जो छोटा वाला सेल है वो भी इसी के अंदर मिलेगा, फ्लोट करेगा। सपोज ये है स्पिंडल शेप का, दिस इज जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, ऑफ कोर्स ये दोनों ही हैप्लॉइड होंगे। बाकी ये रही इंटाइन, एक्साइन, जर्मपोर, वो सब कुछ। अब हमने ये बात की थी कि 60% केसेस में इसी 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाता है। 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है इन 60% स्पीशीज एंजियोस्पर्म्स की, यानी ये सब पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। बट 40% के अंदर क्या होता है, यहीं पर एक और माइटोसिस भी होगा। सेकेंड माइटोसिस होगा इन जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के अंदर, यानी अब सिचुएशन ये बनेगी कि एक वेजिटेटिव या ट्यूब सेल तो है ही, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसके अलावा यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स बन गए। 2 मेल गैमीट्स। इस तरह के पोलन ग्रेन को, ऑफ कोर्स ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये इंटाइन होगी, बाकी एक्साइन होगी। इस तरह के जो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन है, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन 40% केसेस में, 40% स्पीशीज में पॉलिनेशन इस स्टेज पर होता है। यानी 40% स्पीशीज में 3 सेल्ड स्टेज एंथर के अंदर ही बन जाती है, पोलन सैक के अंदर, देन पोलन इज रिलीज्ड। बट 60% केसेस में 2 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहां तक हमने पॉलिनेशन होने तक की बात की। अब उसके आगे की क्या कहानी होगी, ऑफ कोर्स अभी हम उस पर भी जाएंगे। तो ये सारी बात मैंने कर दी। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स एलर्जी भी करते हैं, जैसे पार्थीनियम या कैरेट ग्रास जो इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में आ गया था, पूरे इंडिया में हवा में फैल गई थी यूबिक्विटस इसके पोलन ग्रेन्स, और वो खतरनाक पोलन एलर्जी करते हैं जिनसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस यानी लंग्स के इंफेक्शंस, डेथ तक हो जाती हैं। नाउ इसके अलावा पोलन ग्रेन्स में बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह इसकी टैबलेट, सिरप्स, ये सब वेस्टर्न मार्केट में भरे पड़े हैं, और हम इसे एथलीट्स को देते हैं और घोड़ों को, रेसिंग हॉर्सेस को देते हैं टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। नाउ ये हमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। अब पोलन ग्रेन्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तब तक अगर वो राइट स्टिग्मा पे लैंड नहीं करे तो उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, यानी पोलन ट्यूब नहीं निकल पाएगी। इसे उनकी वायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। गेहूं चावल में 30 मिनट्स के अंदर अंदर दे शुड रीच द राइट स्टिग्मा, अदरवाइज दे विल बिकम नॉन वायबल। एंड रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलिनेसी, इन तीनों के अंदर मंथ तक वायबिलिटी इनकी रहती है। सो 30 मिनट्स एंड विद इन फॉर मंथ्स। सो हमने पोलन ग्रेन के
फॉसिल्स की बात की, हमने पोलन ग्रेन के टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की, पोलन एलर्जी की बात की, पोलन टैबलेट सिरप्स की बात की, एंड हमने पोलन वायबिलिटी की बात की। अब पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, हमेशा -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर सालों तक हम इन्हें पोलन बैंक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे सीड बैंक्स होती हैं, सीमन बैंक होता है, वैसा ही। चलिए, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि अब हम पहले फीमेल गैमेट हीरोइन बनाना सीखेंगे। तो अब आइए हम थोड़ी सी बात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल की कर लेते हैं। जैसे हमने स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कहा था, पत्ती, ऐसे ही पिस्टल या कार्पल को मेगास्पोरोफिल कहते। अब हमने अच्छे से मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है, वन फ्लावर के अंदर वन कार्पल भी हो सकती है, मोर देन वन कार्पल भी हो सकती है। अगर मोर देन वन कार्पल होगी तो सारी कार्पल्स फ्यूज्ड हो सकती हैं यानी सिन कार्पस, या अलग अलग सेपरेट हो सकती हैं, फ्री हो सकती हैं यानी एपोकार्पस। इन सब की डिटेल्स हम बहुत बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हर पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। इसमें से स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा, स्टाइल तो टिप ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल की टिप पर है, और स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला पार्ट है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे, एपोकार्पस, सिनकार्पस। और मेन एरिया है ओवरी। ओवरी के अंदर कैविटी है जिसे लॉक्यूल कहेंगे, ओवेरियन कैविटी, और उसी के अंदर प्लेसेंटा है, और वहीं से अटैच्ड होता है ओव्यूल। अब वन ओवरी में अगर वन ओव्यूल है तो वन फ्रूट में वन सीड बनेगी, जैसे कि मैंगो, पैडी यानी राइस एंड व्हीट, गेहूं के अंदर। पर अगर वन ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स हैं तो उस फ्रूट के अंदर मेनी सीड्स बनेंगे, जैसे ऑर्किड्स, पपाया एंड वाटरमेलन। तो ये भी हमने सारी बात कर ली थी, और ये ट्रिक्स भी हमने पढ़ ली थी मॉर्फोलॉजी के अंदर। आई एम श्योर वहां से भी आपको सब कुछ याद है। ये एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे, जहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल हिबिस्कस का है, यानी कि हिबिस्कस आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पैपेवर का है, और थर्ड एग्जाम्पल मिशेलिया का है। सो एपोकार्पस, सिनकार्पस, सबके एग्जाम्पल्स फोटोज यहाँ दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं ओव्यूल के ऊपर, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाट्रोपस, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का। अब ओव्यूल के अंदर हमें पता है कि सपोज करिए अगर ये ओवरी है, ऊपर स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, जो अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। इधर सपोज करो ये प्लेसेंटा है विच कनेक्ट्स ओवरी विथ ओव्यूल। याद है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन भी हमने पढ़े थे। अब यहां से ये जो डंडी स्टॉक निकलती है इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। सो फ्यूनिकल के लिए मैं क्या लिखूंगी, इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा विथ बॉडी ऑफ ओव्यूल। अब ये आएगी ओव्यूल की पूरी बॉडी, जिसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर यूजुअली। सो दीज आर द इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स, यही बाद में सीड कोट बनेंगे, टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है, दिस इज हाइलम। हाइलम क्या है, जहां पर फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ फ्यूज है, जंक्शन वाला पॉइंट है। बेसल पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं चैलिजा, और चैलिजा के ऑपोजिट वेयर इंटेग्यूमेंट आर एब्सेंट, दिस छेद को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहीं से पोलन ट्यूब विल एंटर, मेल गैमीज यहीं से आएंगे, राजकुमार यहीं से आएंगे, यहीं पर जाइगोट और एम्ब्रियो फ्यूचर में बनेगा। नाउ ये जो पूरा है, दिस इज ऑफ कोर्स पूरा इज द ओव्यूल। ओव्यूल फ्यूचर में सीड बनाएगी। ठीक है, सो प्लेसेंटा कनेक्ट्स ओवरी विद ओव्यूल, फ्यूनिकल कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद द ओव्यूल बॉडी, एंड हाइलम कनेक्ट्स फ्यूनिकल विद द ओव्यूल बॉडी। ना ओव्यूल का जो मेन पार्ट है, दिस होल पार्ट, ये मेन, ये पैरेन्काइमा है, दिस होल पार्ट होमोजीनस, ये एरिया, इसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। नाउ इसी का वन ऑफ द सेल, ये सब कुछ डिप्लॉयड है, अभी तक जो कुछ भी देखा वो सब कुछ डिप्लॉयड है। इसी का वन सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, कोई भी एक सेल एनलार्ज हो जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा, उसका डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, इकलौता एक बनेगा मेगास्पोर, मदर सेल यानी मम्मी। यहां तक सब कुछ डिप्लॉयड है। सो मेल के अंदर बहुत सारी मम्मियां थी, मल्टीप्लाई बाय 4 बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। यहां पर 1 ओव्यूल में 1 MMC होगा, और उससे पहले टेटराड बनेगा, बट फिर 3 मर जाएंगे, डीजेनरेट मेगास्पोर्स, यानी 1 बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर। 1 मम्मी से 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, और ये भी मियोसिस से बनेगा।
तो चाहे माइक्रोस्पोर हो मेल में, चाहे मेगास्पोर हो, दोनों ही मियोसिस से बनते हैं। इसे हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वहां पे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बना था, यानी मेल गैमेटोफाइट। यहां पर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमीट बनाए थे, यहां फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट्स बनेंगे, अभी हम देखेंगे। वहां पर पोलन ग्रेन में 2 माइटोसिस हुए थे, बट यहां पर 3 प्री माइटोसिस होंगे, प्री न्यूक्लियर डिविजन, जो अभी मैं सब कुछ सिखाती हूं आपको। चलिए आइए, तो 1 ओव्यूल के अंदर, अगर 1 ओव्यूल की बात करें, 1 मम्मी है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर है, तो 1 एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसके अंदर 1 एग बनेगा। आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम एक बात करते हैं, सपोज करो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ये सब कुछ माइक्रोपाइल एंड की तरफ बना है, हैप्लॉइड है। अब इसमें 3 माइटोसिस होंगे। चलो एक काम करती हूँ ना, आपको मैं डायग्राम से ही दिखा देती हूँ, तो हमारा भी थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। आइए, बिकॉज आप सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया, एक एक वर्ड हमने बता दिया है, ये सब आपने देख लिया है ऑलरेडी। ये देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर ये पूरा न्यूसिलस है, इसका 1 मेगास्पोर मदर सेल बना है। इससे पहले डायाड यानी 2 मेगास्पोर बने, फिर 1 2 3 4 टेट्राड बना, पर 3 मर जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहेगा, जिसकी अभी हम बात करेंगे। नाउ 1 फंक्शनल में पहले 1 फिर 2 फिर 3, यानी टोटल 3 माइटोसिस हुए, प्री न्यूक्लियर डिविजन, यानी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल अभी नहीं बन रही है। 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई। अब इनमें से 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स बनेंगे, 6 के अराउंड बनेंगे। तो 3 के अराउंड यहां बने। अगर ये चैलिजा है, सपोज करो इधर माइक्रोपाइल है, तो यहां पर सिनर्जिड और एग बनेगा। अगर मैं इसे माइक्रोपाइल लिखती तो मुझे यहां बनाना पड़ता, ठीक है। तो 3 बने एंटीपोडल्स, 1 बना सेंट्रल सेल, 1 बना एग, और 2 बने सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर ही फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा। और यहां पे तो 1 1 1, यानी सिनर्जिड में 1 सिनर्जिड में 1 न्यूक्लियस, सेकंड सिनर्जिड में सेकंड न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हो गए। एग के अंदर 1 न्यूक्लियस हो गया, 3 एंटीपोडल मतलब 3 न्यूक्लियस हो गए। तो 3 + 2 + 1 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल बन गई। जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में बचे, पोलर न्यूक्लियस, पोल से आए हैं, उस पूरे को सेंट्रल सेल बोलते हैं। अब यहां देखो, फिर इन्होंने माइक्रोपाइलर एंड नीचे बनाया है, तो अब यहां पर सिनर्जिड और एग नीचे बना दिए। जहां भी माइक्रोपाइल बनेगा वहां पे सिनर्जिड और एग बनेंगे। 2 सिनर्जिड, 1 एग, 1 सेंट्रल सेल एंड 3 एंटीपोडल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल, सिनर्जिड सब कुछ डीजेनरेट कर जाएगा, एग से जाइगोट बन जाएगा, और सेंट्रल सेल से पीईसी, और फ्यूचर में एंडोस्पर्म खाना, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा, हम जानते हैं। इसी सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस है, जो केमिकल्स रिलीज करके पोलन ट्यूब को गाइड करेगा, अभी हम देखेंगे। सो एम्ब्रियो सैक है 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड, सॉरी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग एंड 1 सेंट्रल सेल, 7 सेल्स, बट न्यूक्लियस है 8। चल, सो ये सारा कुछ डिटेल में हमने, एवरीथिंग वी हैव। यहां पर 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना है, यानी इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चल, और एग प्लस सिनर्जिड को एग अपैरेटस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग अपैरेटस कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 मेगास्पोर से ये सब कुछ बना है। चल, तो ये भी सारा कुछ हो गया। यानी अब मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यहां तक हमने बात कर ली है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जहां पर एंथर डहीसेंस होगा एंड पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। प्रॉब्लम यह है कि फीमेल गैमीट तो होता ही है नॉन मोटाइल, बट मेल गैमीट इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट जो पोलन के अंदर बनेगा, फीमेल गैमीट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर बना है, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, तभी शादी होगी। और इसीलिए फर्स्ट स्टेप पॉलिनेशन है। यहाँ पे ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ना प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होती है कि जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा पर हो, कंपैटिबल स्टिग्मा पर हो। तो आइए पहले हम बात करते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन की। 3 टाइप का पॉलिनेशन हमने पढ़ा है,
बहुत इजी है। पॉलिनेशन में हमने 3 टाइप का पढ़ा था। पहला ऑटोगैमी, ठीक है, दूसरा जीटोनोगैमी, हमने बहुत डिटेल में क्लासेस में पढ़ा है ऑलरेडी, और तीसरा जीनोगैमी या एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, जीटोनोगैमी और ऑटोगैमी, इन दोनों को ही सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट सेम होता है, इनमें प्लांट सेम है, सेम पेड़ का पोलन और स्टिग्मा है, और इसीलिए इनकी जेनेटिक्स सेम होती है, जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। अगर पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे आ रहा है वो पेड़ ही डिफरेंट है, स्पीशीज तो ऑफकोर्स सेम होगी, बट डिफरेंट प्लांट है, यानी जेनेटिक्स भी डिफरेंट है, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ऐसा सब में पॉसिबल है, चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पोलन जा सकता है, चाहे मोनोइशियस प्लांट हो, चाहे डायोशियस प्लांट हो, कोई भी पेड़ हो, यानी दिस इज पॉसिबल इन या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। मोनोइशियस डायोशियस दोनों ही कंडीशन में आप जानते हो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। यहाँ पे सेम प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, यहाँ पर वन प्लांट के अंदर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नाउ ऑटोगैमी में फ्लावर सेम होता है, यानी सेम फ्लावर का पोलन स्टिग्मा पे जाए, और इसीलिए कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि अगर फ्लावर ओपन होगा तो नेचुरली चांस है कि दूसरे फ्लावर पे या दूसरे पेड़ के फूल पर पोलन चला जाए। एनीवेज, अगर फूल सेम है तो ये तो केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही पॉसिबल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो एक फ्लावर पर स्टेमन और एंथर दोनों पिस्टल दोनों है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। नाउ जीटोनोगैमी में इन दोनों के बीच की सिचुएशन होती है, यहां पर फ्लावर डिफरेंट है पर पेड़ सेम है, सो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। नाउ ये कहां पॉसिबल है? ऑफ कोर्स अगर उस पेड़ पे बाइसेक्सुअल फूल है तब तो हो ही सकता है, हमें पता है। और अगर मोनोइशियस पेड़ है, मोनोइशियस पेड़ मतलब पेड़ बाइसेक्सुअल है, मतलब उस पेड़ पर मेल फूल भी है फीमेल फूल भी है, तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे जा सकता है। बट डायोशियस प्लांट पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक पेड़ पे या तो मेल फूल है या तो फीमेल फूल है। डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ, अभी हम सिर्फ उसको बेसिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। यानी यहां पर भी हमें पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस है, सो यहां पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, यहां पर भी जरूरत है, यहां पे जरूरत नहीं है। यानी जेनेटिकली ये इसके जैसा है, सेम जेनेटिक्स, बट फंक्शनली अगर बात करो, बिकॉज पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, जीटोनोगैमी इज फंक्शनली सिमिलर टू जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा है, और फंक्शनली बिकॉज इट नीड्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट इट इज लाइक क्रॉस पॉलिनेशन। डन। तो ये हमने बात की थी ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी की। सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एंड प्लांट ही बिल्कुल पूरा का पूरा डिफरेंट है। अब यहाँ एक बात और समझनी थी कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, यानी जो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, क्लिस्टोगैमस जो कभी नहीं खुलते, उनमें तो ओनली ऑटोगैमी होती है, ठीक है, ओनली ऑटोगैमी। और उनका फायदा ये है कि इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं भी है तो भी एश्योर्ड 100% सीड बनेगी, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा। चलिए, सो ये सारी बात हमने कर ली। अब हमने ये भी समझा था कि अगर ऑटोगैमी होनी है तो सेम टाइम पर सेम एंथर का डहीसेंस होना चाहिए, और उसी टाइम पर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 हमने ये बात की थी कि इनकी जो लेंथ है स्टेमन की और पिस्टल की वो सेम होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा हमने बात की थी कि 3 पेड़ हैं, कम, ऑक्स, लेट्स प्ले द वायलिन। याद आ रही है ट्रिक हमारी? कम यानी कोमोलिना, ऑक्स ऑक्सैलिस, एंड लेट्स प्ले द वायलिन यानी वायोला। इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर्स भी हैं चास्मोगैमस जिनमें एक्सपोज्ड है एंथर एंड स्टिग्मा, और क्लिस्टोगैमस भी हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसे भी हैं। क्लिस्टोगैमस में तो इनवेरिएबली 100% ऑटोगैमी होगी और एश्योर्ड सीड सेट होगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, ये हम ऑलरेडी समझ चुके थे, राइट। सो क्लिस्टोगैमी में जेनेटिक्स चेंज नहीं होगा, बट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर
पॉलिनेशन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ओपन फूल है, जैसा कि हम भी अपने बचपन से बनाते आए हैं, और ये क्लोज्ड फूल है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। नाउ ये हमने ऑलरेडी देख लिया है सारा कुछ। अब एजेंट्स की बात करते हैं। 2 पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े थे, पहला एबायोटिक जिसमें विंड एंड वाटर आएगा, और दूसरा बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेजॉरिटी बायोटिक होती है, एबायोटिक कम होता है। एबायोटिक में भी मोर कॉमन बाय विंड हो जाएगा, एयर में। अब एबायोटिक हमेशा चांस फैक्टर है, कहां किस तरफ, इन विच डायरेक्शन एयर विंड और वाटर इज फ्लोइंग। तो इस केस में बहुत सारे इनॉर्मस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी और पोलन लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। अगर हम वाटर और विंड में कंपेयर करें, सो बाय विंड इज मोर कॉमन। विंड वाला पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तभी हवा में उड़ेगा। एंथर जो है इसका स्टेमन्स बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, फटाफट से ट्रैप कर ले जो पोलन्स आएंगे। और इस पे क्वेश्चन आता है कि इनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, घास वाली फैमिली में ये काफी कॉमन होता है। ये क्वेश्चन तो अभी आया था स्टूडेंट्स की, टैसल्स क्या होते हैं, भुट्टे में वो जो बाल निकले होते हैं वो स्टिग्मा एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। ये नीट 2023 में क्वेश्चन भी आया था। चलिए, अब वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन वेरी रेयर है, ओनली 30 जेनेरा में होता है, वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स होती हैं। हमें इसमें से 2 मेन एग्जाम्पल्स पढ़ने थे, जिनकी डिटेल्स हमें दी थी। वैसे इसमें वॉलिसनेरिया, हाइड्रिला, इन सब की बात करी थी, एंड ज़ोस्टेरा यानी सी ग्रासेस की। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर कोई पानी वाला पेड़ है तो पानी से पॉलिनेशन होगा, पर ये गलत है। क्यों गलत है अभी बताते हैं। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स use water for pollination. In fact, water lily, water hyacinth यानी कॉर्निया, इनके फ्लावर इमर्ज आउट अबव द वाटर एंड विंड या इंसेक्ट के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ना वॉलिसनेरिया में क्या होता है, वॉलिसनेरिया में मेल फ्लावर खुद टूट के सरफेस पे आएगा वाटर के, या उसका पोलन आ जाएगा। फीमेल फ्लावर की स्टॉक कॉइल्ड होती है, वो सीधी होगी तो फीमेल फ्लावर भी सरफेस पर आ जाएगा। सरफेस वाटर करंट के थ्रू पोलन विल बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। इस तरह से पॉलिनेशन होता है, जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में यहां पर बना हुआ है। ये रहा वॉलिसनेरिया का हाइट। इसमें ज़ोस्टेरा में क्या होता है, ज़ोस्टेरा दोनों ही पानी में डूबे हुए सबमर्ज्ड पेड़ हैं। ज़ोस्टेरा में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर डू नॉट कम ऑन द सरफेस, पोलन ग्रेन इज रिलीज इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर ही वो स्टिग्मा पे पहुंचता है। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंड सी ग्रास जैसा ज़ोस्टेरा में होता है, ये इनसाइड द वाटर ही रिलीज होते हैं। पानी से गीले ना हो जाएं, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गीला वेटिंग होने से म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। दोनों ही विंड और वाटर वालों को किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना, तो दे आर नॉट वेरी कलरफुल, दे डोंट प्रोड्यूस एनी नेक्टर बिकॉज दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ये है इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, बीज के थ्रू पॉलिनेशन, यहां पर तो कलर वलर सब कुछ आएगा। अब ज्यादातर बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं जिनमें बीज मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी। इसके अलावा बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वास्प, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स हमें पता होनी चाहिए, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, बैट्स, चमगादड़ के थ्रू भी होता है, बीज डोमिनेंट है। इसके अलावा बड़े बड़े प्राइमेट जिसमें लंगूर आ जाता है, आर्बोरियल जो ट्री पे रहने वाले रॉडेंट्स हैं जैसे गिलहरी वगैरह, इवन रेप्टाइल जैसे गीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये सब भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। नाउ एनिमल वाले जो होंगे उनके फ्लावर्स बड़े बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, खुशबू होगी, फ्रैग्नेंट होंगे, रिच इन नेक्टर होंगे, बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट। और अगर फ्लावर स्मॉल हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर एक इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं। प्लीज इतना नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए, तो हमने बात की थी कि इन्हें एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है। या एक बात ध्यान रखो, कलर और खुशबू से अट्रैक्ट करते हैं, पर ये रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड 3 होते हैं, या तो नेक्टर दे दो, या पोलन ग्रेन दे दो, या सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडा देने के लिए सेफ जगह दे दो। नाउ ये वाले पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी होंगे ताकि एनिमल की बॉडी पे चिपक जाए और पॉलिनेशन हो सके। सेफ प्लेस टू ले एग्स में हमें 2 एग्जांपल्स याद रखने। एक दुनिया का टॉलेस्ट 6 फीट का तो फ्लावर ही होता है, दैट इज अमॉर्फोफैलस, और मॉथ एंड उसका पेड़ यक्का।
इनके अंदर जो ओवरी का लॉक्यूल है उसके अंदर एग्स ले करते हैं। इवन लार्वा भी तब आता है जब सीडलिंग डेवलप होती है नरिशमेंट के लिए, एंड इन टर्न बदले में ये पॉलिनेशन करते। इसके बाद ये तो मैंने आपके लिए लगाया था, ये मॉर्फोपैलस का फ्लावर है, चिक्स फीड का, ये यक्का का फ्लावर इस तरह का दिखता है, और इसके अंदर फिर वो मॉथ जो है वो एंटर कर जाता है। नाउ ये सब तो कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं। नाउ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो चोर हैं, डकैत है, यानी पोलन या नेक्टर के रॉबर्स हैं। ये पोलन या नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि पोलन भी न्यूट्रिशियस है, बट पॉलिनेशन नहीं करते। नाउ अब आइए हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस की। देखो, अगर हम कंटिन्यूअस ऑटोगैमी करवाएं यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं तो धीरे धीरे फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है उस पेड़ की, यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, यानी पेड़ के अंदर हमें सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज करना है और क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज करना है। ये कब पॉसिबल है? नंबर 1, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है बट पोलन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी हम सिंक्रोनाइज्ड ना होने दें, या तो पोलन पहले निकल जाए और तब तक स्टिग्मा रेडी नहीं है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, या स्टिग्मा रेडी है बट पोलन ही रिलीज नहीं हो रहा। दूसरा, अगर उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए यानी लेंथ हम डिफरेंट कर दें तो भी सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो जाएगा। तीसरा, कुछ पेड़ होते हैं जिनमें सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मिलती है, यानी वो सेम पेड़ के पोलन को या तो जर्मिनेट ही नहीं करने देंगे, पोलन ट्यूब ही नहीं निकलेगी, या पोलन ट्यूब निकली भी तो वो लंबी नहीं होगी, उसका इलॉन्गेशन नहीं होगा। जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ पोलन। सेल्फ पोलन मतलब पेड़ सेम है, भले ही फ्लावर सेम हो ऑटोगैमी या फ्लावर डिफरेंट हो जीटोनोगैमी, बट अगर प्लांट सेम है तो या तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा या ग्रोथ नहीं होगी। फोर्थ तरीका होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर बनवाएंगे तो भी ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी, ऑटोगैमी, बट जीटोनोगैमी तो हो सकती है। जीटोनोगैमी हमने अभी अभी बात की थी, अगर एक ही पेड़ पर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों हैं, जैसा कि कैस्टर, मेज, इनमें होता है, जो मोनोइशियस प्लांट्स हैं तो उनके अंदर ऑटोगैमी तो नहीं होगी क्योंकि फूल बाइसेक्सुअल नहीं है, बट जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी, जीटोनोगैमी कैन हैपन। बट अगर डायोशियस हैं जिनमें या तो मेल फूल है ओनली या ओनली फीमेल फूल है, उनमें ना तो ऑटोगैमी पॉसिबल है बिकॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, और ना जीटोनोगैमी पॉसिबल है बिकॉज एक पेड़ पे या तो मेल या तो फीमेल फूल है। चलिए, सो ये 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमने पढ़े टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो हमने पॉलिनेशन क्या है वो समझ लिया, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात कर ली, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर ली, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात कर ली। अब पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का क्या मतलब है? जैसे ही पोलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, वहां से लेके जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर होगी, उन ऑल द इवेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। सबसे पहले जैसे ही पोलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, इनके बीच में डायनेमिक लगातार केमिकल डायलॉग शुरू हो जाएगा। केमिकल्स एक दूसरे के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेम स्पीशीज के हैं भी या नहीं, ये राइट कंपैटिबल पोलन है या नहीं। इसका क्या मतलब है? सपोज करो अगर उस पेड़ के अंदर जेनेटिकली सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी वाला फीचर है तो अगर सेम प्लांट का पोलन होगा तो वो उसके लिए रॉन्ग है। अदरवाइज अगर आम पर एप्पल का पोलन गिरा है, डिफरेंट स्पीशीज है, तो भी वो रॉन्ग है। तो राइट या रॉन्ग, कंपैटिबल इनकॉम्पैटिबल, पिस्टल और पोलन के बीच में केमिकल डायलॉग्स के थ्रू डिसाइड होगा। अगर रॉन्ग है तो उसे रोक दिया जाएगा, या तो जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे या पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देंगे। पर अगर राइट टाइप का है तो फिर सारी घटनाएं घटेंगी। क्या घटनाएं घटेंगी? अगर इफ 3 सेल स्टेज में आया है तो शुरू से ही जब पोलन ट्यूब निकलेगी बाहर, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, तो टिप पर वेजिटेटिव और पीछे पीछे 2 मेल गैमीट्स आ रहे होंगे। पर अगर 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ है तो पहले पोलन जर्मिनेशन होगा, और जब पोलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू स्टिग्मा, उस समय जेनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होकर 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। बस यही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो इतनी कहानी तो हमने सारी की सारी पढ़ ली। चलो, तो आप ये देख सकते हैं पोलन, राइट पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, वन ऑफ द पोलन ग्रेन की ट्यूब लंबी होगी, और फिर वो ट्यूब जो है उसमें टिप पर वेजिटेटिव सेल, पीछे पीछे 2 मेल गैमीट्स होंगे, और फिर वो ओवरी में एंटर करेगी, ओव्यूल में एंटर करेगी, और फिर एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। ये सब कुछ थ्रू माइक्रोपाइल होगा। माइक्रोपाइल की तरफ उधर फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड का केमिकल्स भेज रहा है इस ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए।
अब ये ट्यूब आ जाएगी माइक्रोपाइल की तरफ, यहां पर अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाएगा, इसीलिए पीछे हो गया, और आगे हो गए 2 मेल गैमीट्स। अब इन 2 मेल गैमीट्स को यानी पोलन ट्यूब के जो कंटेंट्स हैं उन्हें सिनर्जिड में डाल दिया जाएगा, इसके साइटोप्लाज्म में डाल देंगे। 1 मेल गैमीट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ, और जाइगोट बनाएगा। और जो सेकंड वाला है वो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, यानी 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। जैसे ही PEN बनेगा हम सेंट्रल सेल को PEC कहेंगे। यहां 2 शादी हो रही है, एक सिनगैमी एग प्लस मेल गैमीट इज इक्वल टू जाइगोट जो बना रहा है, दूसरा 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं 1 मेल गैमीट का 2 पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन, जिससे PEN PEC और फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनेगा, यानी ये हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आइए देख लेते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। पहला सिनगैमी जहां पे 1 ऑफ द मेल गैमीट और एग का फ्यूजन होगा, इससे डिप्लॉयड 2N जाइगोट बनेगा, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो 3N PEN बनाएगा। जैसे ही PEN बनेगा अब हम PEC को ही सेंट्रल सेल को ही PEC कहने लगते हैं, यानी ये है डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिक है ओनली टू फ्लावरिंग प्लांट। सेंट्रल सेल जो है वो अब बन जाएगा PEC, जो फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनाएगा जो खाना होगा, और जाइगोट फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा। जैसे ही ये डबल फर्टिलाइजेशन होगा एंटीपोडल, बाकी के बचे हुए सिनर्जिड, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल वो सब झड़ जाएगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो स्टेमन झड़ जाएंगे, कार्प, ये पेटल, सेपल सब कुछ झड़ जाएगी। ऑफ कोर्स सेपल्स ब्रिंजल वगैरह में हमें पता है एक्टिव रहती है। चलिए तो अब आइए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटनाओं की। यहाँ पे 4 घटनाएं होंगी। शादी हो गई है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है जो यूनिक है ओनली टू एंजियोस्पर्म्स। 4 घटनाएं घटेंगी। नंबर 1 जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, नंबर 2 PEC से एंडोस्पर्म बनेगी, नंबर 3 ओव्यूल से सीड बनेगी, और नंबर 4 ओवरी से फ्रूट बनेगा। ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली एक साथ होती हैं, पर इनमें पहले ये होती है, फर्स्ट ये होगी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाए, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा टू प्रोवाइड एश्योर्ड 100% खाना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि यही फ्यूचर का पेड़ है, यही हमारा फ्यूचर का राजकुमार है। तो आइए सबसे पहले हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले होगी। एंडोस्पर्म PEC से ही बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड कर करके माइटोसिस से एंडोस्पर्म बनाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल है इसके अंदर जो नरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। 2 तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल माइटोसिस हो 1 से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इसे सेल्यूलर टाइप बोलते हैं, और एक होता है जिसमें शुरू में प्री न्यूक्लियर डिविजन होंगे, यानी 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर अल्टीमेटली जाके सेल वॉल बनती है, सेल डिवाइड करता है। इसे न्यूक्लियर या प्री न्यूक्लियर टाइप कहते हैं, और यही मोस्ट कॉमन है। PEN जो है उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, प्री न्यूक्लियाई बनेंगे, इसे प्री न्यूक्लियर टाइप का कहते हैं। अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली सेल वॉल बन के ये सेल्यूलर हो जाएंगे। नारियल पानी जो होता है, कोकोनट वाटर, वो इसी तरह की होती है, पर शुरू से ही अगर बिगनिंग से ही है सेल्यूलर, जैसे कि नारियल की मलाई जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट कर्नल, दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। डन। नाउ एंडोस्पर्म जो है हम जानते हैं अगर डाइकॉट्स है तो दोनों कॉटिलिडन सारे एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं, थिक एंड फ्लैशी कॉटिलिडन्स हो जाते हैं। इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ग्राउंडनट, पी, बीन्स, इवन ऑर्किड्स मोनोकॉट्स में। और अगर एंडोस्पर्म बनी रहती है, क्योंकि कॉटिलिडन दुबला पतला है, ज्यादातर मोनोकॉट्स में ऐसा होता है, आप जानते हैं गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, मेज, मक्का, इन सब में इसे हमने एंडोस्पर्मिक सीड कहा था। इसमें कैस्टर एंड कॉटन भी आते, कैस्टर, कॉटन, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज, वो सब आते हैं। ये मैंने आपको बड़ी मजेदार ट्रिक्स के साथ भी पढ़ाया था। चलो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अब हम आते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट किससे हो रहा है? जाइगोट में माइटोसिस होकर। तो एम्ब्रियो कहां बनेगा? जहां जाइगोट बना है। जाइगोट कहां बनेगा? जहां पे एग था। कहां पे था? माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये सब माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। ज्यादातर जाइगोट तब डिवाइड करना शुरू करेंगे जब सफिशिएंट थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाए ताकि 100% खाना हो।
अब डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में ही क्या होगा, सबसे पहले 1 सेल जाइगोट से 2 सेल 4 सेल यानी प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर बहुत सारे सेल्स गोल सा ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, फिर डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स बन रहे थे, जैसा दिल जैसा शेप हार्ट शेप्ड बनेगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, राइट। सो प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप्ड एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा डाइकॉट्स के अंदर। मोनोकॉट्स में हार्ट शेप नहीं बनता, बाकी सब कुछ होता है। चलिए तो अब आइए हम फटाफट से ये डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, सिनर्जिड्स डीजेनरेट कर जाएंगे, एंटीबॉडल डीजेनरेट कर जाएंगे। अब PEN है, सेंट्रल सेल को PEC बोल रहे हैं। अब एग नहीं दिख रहा, जाइगोट दिख रहा है। जाइगोट में 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल 8 सेल यानी प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप्ड और फिर मैच्योर। एम्ब्रियो के अंदर आप जानते हो 2 पार्ट्स होते हैं, कॉटिलिडन एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको पता है एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड करता है प्लेम्यूल में और हाइपोकोटाइल एंड करता है रेडिकल में। जाइगोट ही जब डिवाइड करता है तो एक सेल सस्पेंसर बनाता है। सस्पेंसर का काम होता है कि जो इसके नीचे इसके सामने एंडोस्पर्म है उसमें से धक्का देना, घुसाना, ताकि वहां से खाना ले सके। चलिए तो ये हमने एक मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम देखा जिसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं, प्लेम्यूल इसके पूरा एपिकोटाइल की टिप है, ये हाइपोकोटाइल है, इसकी टिप रेडिकल है और ये रूट कैप है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में आप जानते हो सिंगल कॉटिलिडन होता है, दुबला पतला, जिसे ग्रास वाली फैमिली में स्क्यूटेलम कहते हैं। यहाँ भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल होगा, शूट अपेक्स यानी कि प्लेम्यूल होगा, रेडिकल होगा, रूट कैप होगा। बट यहाँ स्पेशल आपको पता है अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉलियोराइजा कवरिंग रेडिकल एंड हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग प्लेम्यूल कॉलियोप्टाइल, ये दोनों मिलते हैं। ये एपीब्लास्ट जो है ये रुडिमेंट्री वेस्टिजियल वाला क्या है, कॉटिलिडन है। चल तो ये हमने बात की एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, ये सब हम बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं 1 या 2 और एक्सिस होती है, एक्सिस में हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल होता है एंडिंग इन रेडिकल एंड प्लेम्यूल, और मोनोकॉट में एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल। अब आइए हम थर्ड पर आते हैं, सीड। सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है। बेसिकली ओव्यूल ही सीड बना लेगा, सीड फ्रूट के अंदर बनेगी क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर है। सीड में 3 पार्ट्स होंगे, एक तो वो एम्ब्रियो, ऑफ कोर्स एम्ब्रियो मतलब उसका कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरा एम्ब्रियो हो गया, और सीड का कोट, ठीक है। अब कॉटिलिडन्स हम अच्छे से जानते हैं ये कि डाइकॉट्स के अंदर थिक फ्लैशी कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, थिक एंड फ्लैशी कॉटिलिडन्स होते हैं, फुल ऑफ फूड रिजर्व। और वैसे एंडोस्पर्म पूरी खत्म हो गई है क्योंकि कॉटिलिडन के अंदर चली गई, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स मिलती हैं हमें मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म खत्म हो गई, उसका खाना कॉटिलिडन ने अपने अंदर चुरा चुरा के स्टोर कर लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बताई थी, ये भी बताई थी ना। गेहूं, चावल, व्हीट, मेज, राइस, बार्ले, कैस्टर, कॉटन, इन सब में एंडोस्पर्मिक सीड थी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया कि कुछ सीड्स में जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट में कभी कभी वो जो आसपास के न्यूसिलस सेल्स थे उनमें भी खाना था, वो परसिस्ट करते हैं। इस तरह की परसिस्टेंट न्यूसिलस को पेरिस्पर्म कहते हैं और इस तरह की सीड को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, ब्लैक पेपर एंड बीट। जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स हैं वही सीड कोड बनाएंगे, टफ होगा, प्रोटेक्टिव होगा ऑफ कोर्स। जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल है वो सीड का माइक्रोपाइल बनाएगा जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर करेगी इनटू द सीड। जैसे जैसे सीड मैच्योर होती है वो वाटर लूज करती है और वाटर लूज करके ड्राई होती जाती है, 10 से 15% तक वाटर लूज करती है। इससे क्या होता है, इससे एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उन्हें पानी चाहिए, यानी एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी और सीड अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंसी में चली जाएगी। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी वाटर एब्जॉर्ब करेगी और फिर से वो जर्मिनेट करेगी फेवरेबल कंडीशन में वापस से। जैसे जैसे ओव्यूल सीड बना रहा है उसी टाइम पर ओवरी फ्रूट बना रही है, सेम टाइम पर।
फ्रूट के अंदर, ओवरी के अंदर ओवरी की वॉल है जो फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प बनेगी। पेरिकार्प हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, गब्दुल गब्दुल फ्लैशी होती है किसमें, OMG ओ माय गॉड यानी ऑरेंज मैंगो एंड गुआवा में। और ड्राई हमने पढ़ा था मिस्टर गुप्ता यानी मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट में, सूखी ड्राई होती है। राइट नाउ फ्रूट 3 तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1, ये तो हमने बात करी ली, जब तक फ्रूट बनता है तब तक बाकी सारे पार्ट्स वगैरह जो हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है, पर फॉल्स फ्रूट सैप एंड सैक, याद है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर एंड कैश्यू, इन 4 में थैलेमस से बनता है, यानी फ्लावर का ही पार्ट अदर देन ओवरी लाइक थैलेमस। राइट, ओवरी से बनेगा तो ट्रू फ्रूट, और ओवरी के अलावा बनेगा तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सो ये सारे डायग्राम्स हमने देखे। राइट, मेज का डायग्राम हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें एल्यूरोन लेयर भी, एंडोस्पर्म। मॉर्फोलॉजी के अंदर इस डायग्राम को हमने डिटेल में ऑलरेडी लिया था, ये उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। ये डायग्राम अभी नीट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, यहाँ पर एडिबल पार्ट पूछा था, और थैलेमस होगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ कुछ स्पीशीज में तो ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट हो गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट बनता है, और उसे हमने कहा था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसा कि बनाना में होता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। बट हमने पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स अगर हम दें तो भी हम ऐसे फ्रूट्स आर्टिफिशियली बना सकते हैं, जैसे हमने ऑक्सिन में पढ़ा है ना, पार्थिनोकार्पी होती है, और ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उन सब में। अब सीड का क्या एडवांटेज है, सीड क्या एडवांटेज देती है, सीड 4-5 एडवांटेज देती है। पहला एडवांटेज, सीड के अंदर सीड कोट है जो रक्षा करेगा। नंबर 1, सीड के अंदर एंडोस्पर्म होगी, या तो अगर एंडोस्पर्मिक है, और अगर नॉन एंडोस्पर्मिक है तो कॉटिलिडन थिक एंड फ्लैशी है, डाइकॉट्स वाला, यानी खाना रहता है एम्ब्रियो के लिए। तो रक्षा कर रही है, ठीक है, और खाना दे रही है और रक्षा कर रही है। फिर सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बनाए, यानी सीड के कारण वेरिएशंस आ रहे हैं। नंबर 4, सीड ही है जो फ्रूट जब कोई खा रहा है एनिमल तो दूर दूर जा रहा है, और फिर सीड वहां पे जाके जर्मिनेट करके न्यू प्लेट बना रही है, नई कॉलोनीज में जा रही है। बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो सीडेड वाले पेड़ हैं वहां पर वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन कुछ भी। हाँ, वो 30 जेनेरा हटा दो उनके अलावा जो वाटर से पॉलिनेट है, अदरवाइज नहीं है। इसीलिए ये सभी तरह के एरियाज में मिलेंगे, भले ही ड्राई एरियाज हैं तो भी, बिकॉज सीड फॉर्मेशन इज इनडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सो इट इज मोर डिपेंडेबल प्रोसेस। तो सीड है हमारी खेती का आधार, भाई किसान सीड ही खरीद के लाता है। और क्यों है, क्योंकि एक तो सीड को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सीड सो जाती है, डॉर्मेंसी में जाती है, और क्यों जाती है, क्योंकि वाटर लूज करती है। सो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी जो है ये क्रूशियल है अगर हमें सीड को स्टोर करके और अगले साल यूज करना है। नाउ सीड की वायबिलिटी की बात करते हैं, सीड कितना जिंदा रहती है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि कुछ सीड्स कुछ ही महीनों में वायबिलिटी लूज कर देती है, यानी काम की नहीं रहेंगी, जर्मिनेट नहीं करेंगी, पर कुछ कई सालों तक। 2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं। एक ल्यूपाइन पेड़ जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो आर्कटिक तुंद्रा से जिसका बीज खुदाई करके बर्फ से निकाला है। साइंटिस्ट ने उस बीज को बोया, जर्मिनेट हुआ, रूट शूट बनी, फ्लावर तक आ गए, यानी वो वायबल थी, अलाइव थी। 10,000 years उसकी एज निकाली गई है। और दूसरा, डेड सी के पास में किंग हेरोल्ड पैलेस में जब खुदाई की गई तो वहां से एक खजूर, डेट पाम की सीड, जिस पेड़ का नाम है फीनक्स डेक्टाइलीफेरा, उससे सीड मिली जो 2000 years ओल्ड मानी जाती है। सीड की बहुत वायबिलिटी होती है। नाउ ये कहते हैं कि फ्रूट जो है, कुछ फ्रूट्स में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, जैसे ऑर्किड में हमने पढ़ा है कि मोनोकॉट है तो कॉटिलिडन भी दुबला पतला है, ज्यादा रिजर्व फूड नहीं है, और ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक भी है, एंडोस्पर्म भी खत्म हो जाती है जल्दी से, यानी ऑर्किड की सीड ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, खाने की बहुत कमी है, इसीलिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स बनती हैं। सेम ऐसा ओरोबैंका एंड स्ट्राइगा प्लांट्स के अंदर भी होता है। अब आइए हम लास्ट टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियन। एपोमिक्सिस को ये ऐसा कहते हैं कि अगर सीड बने विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी, बट अगर सीड बनेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन
दैट सीड इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रही है, यानी ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, पर लग रहा है कि सेक्शुअल, क्योंकि बीज की बात तो सेक्शुअल में करते हैं। सो इट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बट मिमिक्स, एक्टिंग हो रही है जैसे सेक्शुअल हो। सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा घास वाली फैमिली में होता है, और एस्टेरेसी जो सनफ्लावर की फैमिली है उसके अंदर होता है। सीड बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। इट इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्टिंग हो रही है जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो। पता है ये मेन कैसे बनता है? मेन तरीका इसका ये होता है कि मान लीजिए कि जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस नहीं हो, उसमें नॉर्मल माइटोसिस हो, तो उससे जो मेगास्पोर बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा, उससे जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा, और उसके अंदर जो एग बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा विदाउट रिडक्शन डिविजन। तो डिप्लॉइड एग से फिर वो जो एग है डिप्लॉइड, वही एम्ब्रियो, और जैसे ही वो एम्ब्रियो बनाएगा जो ओव्यूल है वो वाला, वो सीड बना लेगा। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस और मैंगो में देखी जाती है। इसका क्या मतलब है? देखो नॉर्मली मैंने आपसे कहा था कि वन ओव्यूल के अंदर वन मम्मी बनती है, उससे वन मेगास्पोर बनता है, वन एम्ब्रियो सैक बनता है और वन एग होता है, यानी वन जाइगोट बनेगा, यानी वन एम्ब्रियो बनेगा। पर कभी कभी न्यूसिलस के सेल्स, एनसीईआरटी कहते हैं, इवन इंटेग्यूमेंट के सेल्स, वो भी अंदर घुस जाते हैं इनटू एम्ब्रियो सैक, और न्यूसिलस का सेल डिप्लॉइड है ऑलरेडी, वो खुद ही माइटोसिस कर करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो 10 न्यूसिलर सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस गए, तो एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है जो सिनगैमी के बाद बना है जाइगोट से, और बाकी 10 और एम्ब्रियो बन गए, यानी उस ओव्यूल के अंदर 11 एम्ब्रियोज बन रहे हैं। यानी जब वो ओव्यूल सीड बनाएगा तो सीड के अंदर 11 एम्ब्रियोज होंगे, यानी जब आप बीज बोएंगे तो 11 पेड़ मिलेंगे, यानी वन सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। न्यूसिलस सेल्स प्रोट्रूड करके और खुद डेवलप हो जाएं एम्ब्रियो में। सो ओव्यूल के अंदर मेनी एम्ब्रियोज हैं, इसीलिए सीड के अंदर भी मेनी एम्ब्रियोज हो जाएंगे, राइट। जेनेटिक नेचर क्या होगा एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का? एपोमिक्सिस से बने हैं, तो वो क्लोन्स होंगे, कार्बन कॉपी होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि विदाउट रिडक्शन डिविजन, बिना मियोसिस के बने। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ एक बहुत ही अच्छी लाइंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये लिखा है कि जब हाइब्रिड सीड्स बनाई जाती हैं तो कई सालों की मेहनत के बाद बनती है, महंगी होती है। एक किसान एक हाइब्रिड बीज लेकर आया क्योंकि उसे हाइब्रिड कैरेक्टर्स चाहिए थे, 2 पेड़ों के डिजायर्ड कैरेक्टर्स। उसने वो बीज बोया और उसको बढ़िया फसल भी मिल गई, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन की सीड बनेगी वो फिर से उसमें मियोसिस होगा, स्पोरोजेनेसिस के टाइम, स्पोर बनते टाइम, यानी कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे क्योंकि रिडक्शन डिविजन होगा, यानी जो अगली सीड बनेगी वो उस हाइब्रिड सीड से डिफरेंट होगी। लेकिन उसे तो वही सीड चाहिए, तो उसे अगेन खरीदना पड़ेगा, ही हैज टू बाय अगेन, और वो बहुत कॉस्टली होता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम कैसे भी करके एपोमिक्टिक सीड्स बनाना सीख जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर क्या है, बस एक बार डिजायर्ड सीड बनाई और फिर उससे एपोमिक्सिस करते जाओ, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट रिडक्शन डिविजन हम सीड बनाते जाएं, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनती जाएगी। पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस की बेसिस को, जीन्स को अभी तक साइंटिस्ट नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, पर जिस दिन समझ लिया इट इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन। सो विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर रिविजन। हमने बात शुरू की प्री फर्टिलाइजेशन से, स्टेमन पिस्टल से, कैसे उनमें एम्ब्रियो सैक और पोलन ग्रेन बनेगा और उनके अंदर एग और मेल गैमीट्स बनेंगे। फिर पॉलिनेशन की बात की, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की बात की, और फिर कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सीड की बात की और फ्रूट की हमने बात की, राइट। सो आई होप ये चैप्टर अब आपकी टिप्स पर है, एकदम क्लियर हो चुका है। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।